तो चलिए बच्चों, अब हम लोग परमाणु साइज यानी कि एटॉमिक साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। परमाणु साइज को हम लोग परमाणु त्रिज्या भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग परमाणु साइज के डेफिनेशन को देखेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे कि परमाणु साइज किसी वर्ग में और किसी आवर्त में किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परमाणु साइज के डेफिनेशन को देखते हैं। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या या परमाणु साइज कहते हैं। बात समझ रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई परमाणु है और उसका जो नाभिक होगा, उस नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच का जो दूरी होगा, उसी दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु साइज बोलेंगे या फिर परमाणु त्रिज्या बोलेंगे। और ये जो परमाणु साइज का जो कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आगे हम लोग पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा, तो आयनन ऊर्जा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई एक परमाणु है। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक परमाणु है। इसका ये क्या है, एक नाभिक है। ये क्या है, नाभिक है। और इस प्रकार से क्या है, कक्ष है। इस प्रकार से कक्ष है। मान लीजिए यहाँ पर इतना कक्ष ही है। मान लीजिए यहाँ पर इतना ही कक्ष है। पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष। मान लीजिए यहाँ पर 3 ही कक्ष है। तो कहा जा रहा है कि ये जो नाभिक है, ये जो नाभिक है, अब यहाँ पर 3 ही कक्ष है, इसके बाद तो कक्ष नहीं है। तो बाह्यतम कक्ष क्या हो गया, ये हो गया। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ऑर्बिट देख रहे हैं, ये जो कक्ष देख रहे हैं, ये हमारा बाह्यतम कक्ष हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, मैंने ये जो डिस्टेंस दिया नाभिक से बाह्यतम कक्ष या फिर बाह्यतम कोश के बीच का जो दूरी मैंने अभी दिया, और इसी दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु साइज यानी कि परमाणु त्रिज्या या फिर एटॉमिक साइज कहेंगे। बात समझ रहे हैं? ये जो हमने दिया इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक साइज। चलिए इसी चीज को मैं अब आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई एक एलिमेंट है ए क्या है, आपके पास कोई एक एलिमेंट है और अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि इसके पास एक ही कक्ष है। एक ही कक्ष यानी एक ही कोश है। क्या है? के कोश है। मान लीजिए आपके पास क्या है, ए क्या है, कोई एक एलिमेंट है यानी कोई एक तत्व है जिसके पास केवल और केवल एक ही कक्ष है। उस कक्ष का नाम क्या है? के है। तो अगर हम लोग इस चीज को देखें तो ये आपका हो जाएगा नाभिक, और यहाँ पर एक ही कक्ष रहेगा। ये कक्ष हमारा क्या रहेगा? के कक्ष रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये जो नाभिक है और ये जो एक ही कक्ष है ना, तो यही इसका बाह्यतम कक्ष होगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा यही होगा एटॉमिक साइज यानी कि परमाणु साइज या फिर परमाणु त्रिज्या। ठीक है। अगर हम लोग कोई दूसरा तत्व लिए बी, हमने क्या किया, एक दूसरा तत्व लिया बी, और जिसमें कक्ष क्या क्या है, इसमें मान लीजिए 2 कक्ष है। एक कक्ष के है और एक कक्ष एल है। इसमें 2 कक्ष है। तो अगर इसको हम लोग ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे? तो ये होगा इसका नाभिक, फिर हमारा होगा ये के कक्ष और ये होगा हमारा एल कक्ष। ये हुआ हमारा के कक्ष और ये हुआ हमारा एल कक्ष। तो यहाँ पर अगर बाह्यतम कक्ष देखा जाए तो ये जो एल है, ये बाह्यतम कक्ष है। यानी ये जो नाभिक होगा और ये एल, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस की वही हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्यतम कक्ष एल, और इस नाभिक के बीच के जो डिस्टेंस की वही हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु साइज। तो देखिए अब यहाँ से लेकर यहाँ तक साइज हो गया। जब एक कक्ष था तो साइज यहाँ से लेकर यहाँ तक था, मतलब छोटा था। जब 2 कक्ष लिए के और एल कक्ष 2 कक्ष लिए तो इसका साइज थोड़ा बड़ा हुआ। यानी यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे कक्ष बढ़ रहा है तो साइज भी आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी एटॉमिक साइज यानी परमाणु त्रिज्या जो हो रहा है वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब अगर हम लोग मान लेते हैं, कोई हम लोग तत्व लेते हैं सी। अब इस सी में मान लीजिए 3 कक्ष है। क्या क्या है? के है, एल है और एम है। ठीक है। इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे? ये होगा हमारा नाभिक, ये हुआ हमारा के कक्ष, ये हुआ हमारा एल कक्ष और ये हुआ हमारा एम कक्ष। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ये रहा हमारा के कक्ष, ये एल कक्ष, ये एम कक्ष, और ये रहा हमारा बाह्यतम कक्ष यानी बाह्यतम कोश ये ही है। तो अब जो डिस्टेंस होगा इस नाभिक और इसके बीच ये रहेगा डिस्टेंस। तो इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक साइज या फिर परमाणु त्रिज्या या फिर परमाणु साइज। तो आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो एटॉमिक साइज था छोटा था, यहाँ पर थोड़ा बड़ा हुआ, यहाँ पर और थोड़ा बड़ा हुआ। यानी यहाँ पर एक ही कक्ष
एक ही कक्ष था, यहाँ पर 2 कक्ष है, यहाँ पर 3 कक्ष है। यानी जैसे जैसे कक्ष बढ़ रहा है तो जो परमाणु साइज है यानी जो परमाणु त्रिज्या है, जो एटॉमिक साइज है, वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसी प्रकार चाहे तो हम और ले सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर और कक्ष बढ़ा दें, जैसे अगर हम लोग कोई डी एलिमेंट कोई लें जिसमें कक्ष क्या क्या है, जैसे मान लीजिए के है, एल है, एम है, एन है, तो यहाँ पर बाहरी कक्ष क्या होगा, एन होगा। तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे, जैसे देखिए ये नाभिक हुआ, ये हुआ के कक्ष, ये रहा हमारा एल कक्ष, ये रहा हमारा एम कक्ष और ये रहा हमारा एन कक्ष। तो आप देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और हमारा जो डिस्टेंस है बढ़ गया, यानी एटॉमिक साइज और हमारा यहाँ पर बढ़ गया। तो जैसे जैसे कक्ष बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज यानी कि परमाणु त्रिज्या यानी कि परमाणु साइज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, इसका डेफिनेशन क्या है कि किस परमाणु का जो नाभिक होगा वो नाभिक से जो हमारा बाह्यतम कोष होगा इनके बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु त्रिज्या बोलेंगे या फिर परमाणु साइज बोलेंगे। और आपको यहां से क्या पता चला कि कक्ष अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, यानी कक्ष बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज यानी परमाणु साइज या फिर परमाणु त्रिज्या। कक्ष बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं। अगर कक्ष बढ़ता है ना तो एटॉमिक साइज भी जाहिर सी बात है वह भी बढ़ेगा ही, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आया आपको। अब चलिए हम लोग परमाणु साइज को डिस्कस करेंगे किसी ग्रुप में और किसी आवर्त में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसी ग्रुप में यानी वर्ग में बात करते हैं। पहले हम लोग वर्ग में बात करते हैं। तो चलिए जब वर्ग में बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वर्ग वन ही हम लोग देख लेते हैं। ग्रुप एक में क्या क्या होते हैं, ह, ली, ना, का, रब, से, फरियाद। ठीक है। तो चलिए इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो क्या क्या मिलेगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो हाइड्रोजन का क्या होगा, 1 होगा, इसका होगा 2 1, इसका हो जाएगा 2 8 1, इसका हो जाएगा 2 8 8 1। आरबी रुबिडियम का क्या हो जाएगा, 2 8 18 8 1। सीएस का क्या हो जाएगा, 2 8 18 18 8 1। एफआर का क्या हो जाएगा, 2 8 18 32 18 8 1। ठीक है। इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 कक्ष है, यहाँ पर 2 कक्ष, यहाँ पर 3 कक्ष, यहाँ पर 4 कक्ष, यहाँ पर 5 कक्ष, यहाँ पर 6 कक्ष और यहाँ पर 7 कक्ष है। यानी देखिए यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रही है, कक्ष की संख्या में वृद्धि हो रही है। बात समझ रहे हैं, क्या हो रही है, कक्ष की संख्या में वृद्धि हो रही है। और मैंने आपको बताया कि कक्ष बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ग्रुप में, किसी भी वर्ग में अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आएँ, ऊपर से नीचे की ओर अगर हम लोग आएँ तो क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो एटॉमिक साइज होगी, एटॉमिक साइज यानी कि परमाणु साइज या फिर परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। ये क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसे में अभी आपको लिखा भी दूंगा, लिख भी दूंगा कि किस प्रकार से हो रहा है, क्यों हो रहा है। समझ गए आप। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी भी वर्ग में जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं उसी तरह से क्या हो रहा है, कक्ष की संख्या में भी वृद्धि हो रही है, जिसके चलते क्या हो रही है, परमाणु साइज में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। बात समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसी आवर्त में। तो चलिए अब हम लोग परमाणु त्रिज्या यानी कि परमाणु साइज को किसी आवर्त में देख लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आप चाहे तो कोई भी आवर्त ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर तीसरे आवर्त पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एलिमेंट क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन
और आर्गन, यही सब है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख लेते हैं। सोडियम का 11 होता तो ये हो जाएगा 2 8 1, ये हो जाएगा 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7 और ये 2 8 8। बात समझ रहे हैं? तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे ना, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 11 जो Na है इसका परमाणु संख्या क्या है? 11 है। और कहने का मतलब अगर आप ऐसे देखिए 2 8 10 और 1 11, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 11 है। 2 8 10 और 2 12, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 12 है। यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 18 है। और अगर हम लोग यहाँ पर कोषों की संख्या देखें, कोषों की संख्या यानी कक्षों की संख्या देखें, कोषों की संख्या, तो कोषों की संख्या अगर देखेंगे तो यहाँ पर Na में क्या है? 1 2 3, यहाँ पर 3 है, 1 2 3, यहाँ पर भी 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 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी आवर्त में, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम लोग ये तीसरी आवर्त में ही हम लोग देखें, आप कोई भी आवर्त में देख सकते हैं। कोई भी आवर्त में अगर आप देखेंगे तो आवर्त में जब भी आप देखेंगे तो क्या होगा कि किसी भी आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जैसे यहाँ पर 11 है, 12 है, 13 14 15 16, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर कोषों यानी कक्षों की संख्या अगर देखें तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ 3, यहाँ 3, हर जगह पे 3 है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि परमाणु साइज है, परमाणु साइज क्या होंगे? यहाँ पर क्या होंगे कि घटेगी, परमाणु साइज क्या होगी? घटेगी। अब किस प्रकार से घटेगी इसी चीज को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए जैसे अगर हम लोग सोडियम का अगर हम लोग यहाँ पर संरचना बनाए तो ये आपका नाभिक हो जाएगा, ये आपका K कक्ष, ये आपका L कक्ष और ये आपका M कक्ष हुआ। ठीक है। अगर Mg का बनाए तो ये इसका नाभिक हुआ, ये K कक्ष, ये L कक्ष, ये M कक्ष। चलिए तो सबसे पहले हम लोग अभी इसे 2 ही पर देख लेते हैं। ठीक है। ये हमारा हो गया K कक्ष, तो इस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो यहाँ पर 2 देंगे। ठीक है। फिर 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर क्या है? 1 है। बात समझ रहे हैं? और अगर इसको देखा जाए, इस पर अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पर 1 2 फिर 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर क्या है? 2 है। ठीक है। ये हमने Na के लिए बनाया, ये हमने Mg के लिए बनाया, और 1 2 हम लोग बना लेते हैं। चलिए हम लोग एक Al के लिए भी बना लेते हैं। ये वो नाभिक, ये K कक्ष, ये आपका L कक्ष और ये रहा आपका N कक्ष, और ये हमने बना दिया Al के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पर 3, तो 1 2 3। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। और देखिए किसी भी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होंगी उतने ही प्रोटॉन की संख्या भी होंगी। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 है तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है? 12 ही है। तो जैसे देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे अगर बाहरी कक्ष में देखा जाए तो 1 है, यहाँ पर अगर बाहरी कक्ष में देखा जाए तो 1 और 1 2 है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 2 3 है। यानी बाहरी कक्ष में क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ देखिए, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन। यानी जो बाहरी कक्ष है वहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो रही है। इसी के चलते क्या हो रहा है कि जैसे किसी भी आवर्त में अगर हम लोग बाएं से दाएं की ओर अगर हम लोग जाएं तो क्या होता है? जो परमाणु साइज है वो क्या होती है? घटते जाती है। परमाणु साइज क्या होती है? घटते जाती है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि किसी भी वर्ग में अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आए तो परमाणु साइज क्या होगी? बढ़ेगी। परमाणु साइज बढ़ेगी। और किसी भी आवर्त में अगर हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाएं तो क्या होगी? परमाणु साइज घटेगी। अब हम लोग आगे बात करेंगे आयनन ऊर्जा के ऊपर। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आप परमाणु साइज की इस कंसेप्ट को एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वर्ग यानी कि किसी ग्रुप में।
जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ कोषों की संख्या में भी वृद्धि होती है। अर्थात नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। अतः वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। बात समझ गए? वृद्धि क्यों होती है? ऐसे तो मैंने आपको सारा चीज़ बता ही दिया। अब आवर्त में देख लेते हैं। जब हम लोग किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। इसलिए किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज घटती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एग्जाम में लिखेंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आयनन ऊर्जा के ऊपर।